studies classes. I am Sanskriti Singh and this is the 8th part of the video of class 12 history chapter 1 part 1. So हम लोगों ने पार्ट 6 तक पढ़ लिया था और पार्ट 6 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि क्राफ्ट्स के मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होती होगी और कैसे होती होगी. तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उन्हें भी जाके चेक कर लेना. आज हम लोग सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सील्स यानी कि स्टैम्प्स यानी कि मोहरे, स्क्रिप्ट्स जो भी हमें टेक्स्ट मिले हैं और वेट्स यानी कि बटखारे. ठीक है. सो गाइस, आज के हमारे टॉपिक का पहला पॉइंट है सील्स एंड सीलिंग्स यानी कि स्टैम्प एंड स्टैम्पिंग. Seals and sealings were used to facilitate long distance communication. मतलब स्टैम्प और स्टैम्पिंग, मोहरे और मुद्रांकन किस लिए यूज़ किया जाता था? लंबी दूरी के जो दूरी का जो ये होता था, कम्युनिकेशन होता था, उसको फैसिलिटेट करने के लिए यानी कि सुविधाजनक बनाने के लिए. Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope and on the knot was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed, leaving an impression. If the bag reached with its sealing, in fact, it meant that it had not been tampered with. The sealing also conveyed the identity of the sender. मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं कि एक बैग है, उस पर पूरा सामान भर दिया गया है और फिर उस बैग को बांध दिया गया है. और जब बांधा गया है तो उसका जो नॉट होता है, नॉट यानी कि जो हम लोग बांधते हैं ना, उसको बोलते हैं. ठीक है. उसका जो नॉट होता है उसको हम लोग गीली मिट्टी से ढक दिए, कवर कर दिए और उस पर एक या एक से ज़्यादा स्टैम्प लगा दिए, स्टैम्प प्रेस कर दिए. ठीक है. जो कि एक इम्प्रेशन छोड़ देता है. ठीक है. जैसे हम लोग कभी कभी कोई कागज़ में लगाते हैं, ऑफिशियल कागज़ जो होता है, ऑफिशियल पेपर्स होते हैं, उसमें स्टैम्प लगता है तो हम लोग को पता चलता है ना ये इस चीज़ का पेपर है या ये अप्रूव्ड पेपर है, ये पता चलता है. वैसे ही वो लोग भी स्टैम्प लगा देते थे, सील कर देते थे, प्रेस कर देते थे. और अगर वो बैग, वो सामान से भरा बैग उस जगह पे जहाँ पे उसको भेजा जा रहा है वो सीलिंग के साथ मिले तो इसका मतलब होता था कि वो बिना किसी छेड़छाड़ के सीधे उस जगह पे मिला जहाँ पे उसको भेजा गया था. जैसे कि अगर हम लोग लेटर्स भेजते हैं और उसमें हम लोग सील लगा के भेजते हैं तो वो सील अगर उसका माउथ को हम लोग क्लोज़ करके भेजें तो वो बिना फटे या फिर बिना खुले हुए अगर हम लोग जहाँ पे भेज रहे हैं वहाँ पे पहुँच गया, मतलब हमारा लेटर किसी ने नहीं पढ़ा है. और अगर वो फटा हुआ मिला या फिर खुला हुआ मिला तो मतलब वो उसमें छेड़खानी हुई है. वैसे ही उस टाइम भी इसलिए ही सीलिंग यूज़ की जाती थी. द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर. मतलब जो भी सीलिंग होती थी वो उसको भेजने वाले का, उसके सेंडर का आइडेंटिटी भी बताती थी. जैसे कि अगर मुझे मेरा कॉलेज कोई लेटर भेजता है या कुछ भी भेजता है, उसमें उसका स्टैम्प लगा हुआ रहेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरे कॉलेज का भेजा हुआ पेपर है. या फिर मैं अपना कोई स्टैम्प बनाती हूँ और मैं आपको भेजती हूँ. ठीक है. तो उसमें मेरे स्टैम्प का या तो मेरे चैनल का नाम लिखा रहेगा या फिर मेरा नाम लिखा रहेगा, संस्कृति सिंह या सोशल स्टडीज़ क्लासेस 9 to 12. तो आप समझ जाओगे कि इसका सेंडर कौन है, इसका ओनर कौन है और ये आपको किसने भेजा है. ठीक है. तो उस टाइम पे वो जो सीलिंग होती थी, वो जो स्टैम्प्स होते थे, वो सेंडर्स की आइडेंटिटी बताते थे कि उसने उस सामान को किसने भेजा है. Guys, this is our next point. An enigmatic script. Enigmatic यानी कि रहस्यमय और script यानी लिपि. हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग. जो हड़प्पा की सील्स हमें मिले हैं उसमें यूजुअली हमेशा ही एक लाइन ऑफ राइटिंग होता था, यानी कि एक लाइन में कुछ लिखा हुआ रहता था. प्रोबेबली कंटेनिंग द नेम एंड टाइटल ऑफ द ओनर. हो सकता है कि उसमें ओनर का नेम और उसका ओहदा लिखा हुआ हो. Scholars have also suggested that the motif, generally an animal, conveyed a meaning to those who could not read. Scholars हमें ये भी बताते हैं कि जो motifs हमें मिले हैं जो कि जनरली एनिमल्स के होते थे वो अनपढ़ लोगों के लिए होते थे जो पढ़ नहीं पाते थे. तो वो मोटिव्स उन्हें दिखाने के लिए होते थे कि वो किसका है या किसके द्वारा भेजा गया या उसका ओनर क्या है, ये कन्वे करता था. ठीक है. और मोटिव का मीनिंग मैंने पहले भी बताया है वीडियो नंबर
पार्ट वन में, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वो भी देख लेना जाके अगर नहीं देखे हो तो। इंस्क्रिप्शंस आर शॉर्ट, द लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइंस। ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले हैं, अभिलेखन जो मिले हैं, वो संक्षिप्त थे, ठीक है। संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट हैं, छोटे हैं। और जो सबसे ज़्यादा लंबा मिला है इंस्क्रिप्शन, उसमें 26 साइंस है। हालांकि द स्क्रिप्ट और रिमेन्स अनडिसिफर्ड टू डेट, हालांकि अभी तक उन स्क्रिप्ट्स को पढ़ा नहीं गया है, पढ़ नहीं पाए हैं। इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फ़ाबेटिकल, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल यानी कि अल्फ़ाबेटिकल जैसे कि हमारे स्क्रिप्ट्स में, हमारे लैंग्वेज में हर सब्जेक्ट में, हर शब्द में, हर वर्ड में कोई ना कोई वॉवल या कॉन्सोनेंट यानी कि स्वर या व्यंजन होते हैं, लेकिन इनमें हमें सिर्फ साइंस मिले, ठीक है। तो इसमें ये अल्फ़ाबेटिकल तो नहीं थे, और ये बहुत सारे थे, ये बहुत सारे हैं, साइंस बहुत सारे, लगभग 375 से लेके 400 तक के बीच में साइंस मिले हैं। इट इज़ apparent that the script was written from right to left, as some seals show a wider spacing on the right and cramping on the left, as if the engraver began working from the right and then ran out of space। यानी कि हमें जो सील्स मिली हैं उनमें ये दर्शाया गया है, उनमें ये पता चलता है हमें कि जो लिखने वाला था, जो इंस्क्रिप्टर था या जो इनग्रेव करने वाला था, वो राइट से लेफ़्ट लिखना शुरू किया था, ठीक है। क्योंकि हमें लेफ़्ट साइड में बड़े बड़े अक्षर मिले हैं और राइट साइड में छोटे छोटे, जैसे कि अभी हम लोग कहाँ से लिखते हैं, अभी हम लोग सीधे हमारा उल्टा, ठीक, हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते थे। ये हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से ABCD लिखना शुरू करते, ABCD, हम लोग ब्रॉडर वे में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम पड़ गया, हम लोग E को छोटा बना देंगे, F को और छोटा बना देंगे। ऐसे ही इंस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पे मिले, सील्स पे मिले हैं, जिससे कि हमें यही पता चल रहा है कि जो भी इनग्रेव किया होगा, जो भी लिखा होगा सील्स के ऊपर, वो लेफ़्ट टू राइट लिखा होगा, ठीक है। क्योंकि राइट की तरफ हम लोग लिखते तो लेफ़्ट की तरफ छोटा हो गया, लेकिन उनका राइट की तरफ छोटा था और लेफ़्ट की तरफ बड़े बड़े लेटर्स थे, बड़े बड़े साइंस थे, ठीक, समझ गए। कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच राइटिंग हैज़ बीन फाउंड, सील्स, कॉपर टूल्स, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, ज्वेलरी, बोन रॉड्स, even an ancient signboard. Remember, there may have been writing on perishable materials too. Could this mean that literacy was widespread? यानी कि अब हम लोग उन चीज़ों को देखते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिसमें हमें लिखावट मिली है, जैसे सील्स, मोहरे, कॉपर टूल्स, तांबे के बर्तन या फिर कोई टूल, ठीक है, रिम्स ऑफ जार्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स, कॉपर यानी कि तांबा और टेराकोटा के टैबलेट्स, ज्वेलरी, आभूषण, बोन रॉड्स, ठीक है, अस्थियाँ, ठीक है, बोन रॉड्स यानी कि अस्थियाँ, इवन एन एंशियंट साइन बोर्ड, और हमें पुराना साइन बोर्ड भी मिला है, ठीक। रखना कि पेरिशेबल मटेरियल्स में भी लिखा हुआ हो सकता है। पेरिशेबल यानी कि ऐसा मटेरियल जो जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे फूड, ठीक है, लेकिन इसमें फूड नहीं है, जो नष्ट किया हुआ सामान होगा उनमें भी हो सकता है कि लिखा हुआ हो। क्या हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे लिटरेसी वाइड स्प्रेड था, यानी कि वहाँ पे पढ़ाई लिखाई ज़रूरी था, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे थे। वेट्स, अब हम लोग बटखारों के बारे में पढ़ेंगे। Exchanges were regulated by a precise system of weights. Regulated यानी कि किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना by rule और laws, ठीक है, और precise यानी कि accurate, ठीक है। तो उस टाइम वहाँ के जो एक्सचेंजेस होते थे, चाहे वो पैसों के हो या फिर चाहे वो कॉइन्स के हो या सामान के हो, वो एक्सचेंजेस रेगुलेट किए जाते थे एक एक्यूरेट सिस्टम से। वो सिस्टम क्या था, वेट्स का, ठीक है।
जैसे कि अभी हम लोग कुछ भी बेचते या ख़रीदते हैं तो हम लोग बट अब तो मशीन्स आ गए, पहले तराजू हुआ करते थे, ठीक है, और एक साइड में वो बटखारे रखा करते थे और दूसरे साइड पे सामान, जिससे कि हमें वेट पता चलता था कि 200 ग्राम का वेट है और 200 ग्राम का सामान है, तभी हम लोग ये एक्सचेंज बराबरी का होता था, ठीक। तो इसलिए उस टाइम पे भी वेट्स के द्वारा ही एक्सचेंजेस को रेगुलेट किया जाता था। यूजुअली मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट एंड जनरली क्यूबिकल, और इसे ज़्यादातर यूजुअली एक स्टोन से बनाया जाता था जो कि चर्ट था, और जनरली क्यूबिकल होता था। क्यूबिकल मतलब एक शेप है, वो तो जानते ही हो आप लोग, क्यूबिकल स्क्वायर का 3D फिगर। तो हमारे टाइम पे नॉट रियली सर्कल, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं स्फेयर होता था, बट इन लोग के टाइम पे ये क्यूबिकल होता था विथ नो मार्किंग्स, और इनमें कोई भी मार्किंग नहीं होता था। द लोअर डिनोमिनेशंस of weights were binary 1, 2, 4, 8, 16, 32 etc. up to 12,800, while the higher denominations followed the decimal system. The smaller weights were probably used for weighing jewelry and beads. Metal scale pans have also been found. उन वेट्स में जो लोअर डिनोमिनेशंस होते थे वेट्स के, उनमें बाइनरी नंबर्स यूज़ होते थे, जैसे 1, 2, 4, 16, 32 एट्सेट्रा अप टू 12,800 तक के नंबर्स लिखे होते थे। और जो जो हायर डिनोमिनेशंस होते थे वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे। बाइनरी यानी कि वो होल नंबर करते थे 1, 2, 4, और डेसिमल यानी कि 1.2, 2.3, ठीक है, पॉइंट वाले नंबर्स। द स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज फॉर वेइंग ज्वेलरी एंड बीड्स, और जो स्मॉलर वेट्स होते थे, मतलब जो छोटे छोटे भटखारे होते थे, वो उनको हो सकता है गहनों और बीड्स का वेट करने के लिए यूज़ किए जाते होंगे, ठीक है। और हमें उस जगह पे कुछ मेटल प्लेट्स भी मिले हैं, जो मेटल स्केल पैंस यानी कि तराजू, ठीक है, तराजू भी मिले हैं वहाँ पे।